इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद अब खबर झारखंड से है। यहां पर सीएम हेमंत सोरेन के नाम से माइनिंग लीज का मामला गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अचानक तलब किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनगढ़ा में पत्थर की माइनिंग लीज लेने के मामले की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय को अब तक माइनिंग लीज के बारे में मांगी गई जानकारी नहीं भेजने के बारे में भी पूछा। राज्यपाल ने सीएस से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ये जानना चाह रहा है कि राज्य सरकार इस मामले में मांगी गई रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र का ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। अगर जानकारी मांगी जाएगी तो सरकार तुरंत भेजेगी। मुख्य सचिव ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में जानकारी मांगी है। सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा कोर्ट को 1 सप्ताह के अंदर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। आवंटित माइनिंग लीज सीएम ने सरेंडर कर दिया है। तो सीएम के नाम माइनिंग का ये मामला क्या है, पूरा मामला वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता रघुवर दास ने ये मामला उठाया था। रघुवर दास ने सीएम हेमंत पर गंभीर आरोप लगाया। सीएम हेमंत पर खनन पट्टा की स्वीकृति लेने का आरोप लगा। रांची के अनगढ़ा में अपने नाम से स्वीकृति लेने का आरोप लगा। जिला खनन कार्यालय ने खनन योजना की स्वीकृति दी थी। 10 जुलाई 2021 को खनन योजना की स्वीकृति दी। सीएम हेमंत ने 9 सितंबर को सिया को आवेदन भेजा। सिया ने 1 से 18 सितंबर को पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा दी। शिवशंकर ने 11 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीएम हेमंत को मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सीएम हेमंत पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। हेमंत खनन मंत्री और वन पर्यावरण विभाग के भी मंत्री हैं। तो बड़ी खबरें हैं झारखंड की दो। एक तो हेमंत सोरेन का लीज का मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। दूसरा मामला ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ईडी के कार्रवाई का। बात करते हैं दोनों ही खबरों पर। हमारे संवाददाता राकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले तो आलमगीर आलम पर शिकंजा जो कसता जा रहा है, इसके बारे में और ताजा जानकारी क्या है? देखिए, ये पूरा मामला रजनी जिस तरीके का है कि आलमगीर आलम एक टेंडर मैनेजमेंट के लिए लगे हुए थे और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के भी नाम आए थे और उसी मामले को लेकर कहीं न कहीं उस समय विवाद भी हुआ था और कई एक ऑडियो वायरल भी हुआ था, जिसके बाद से जांच शुरू हुई थी। और अब जाकर माना जा रहा है कि पूरे मामले की जांच ईडी करेगी और ईडी ने इस दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं। हालांकि अभी तक ईडी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद जो हमारी बातचीत हो रही थी पाकुड़ के इलाके में जहां का ये मामला था, उस इलाके से जानकारी मिल पाई है कि ईडी की नजर है और ईडी लगातार इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ा रही है। जी, ऐसा बहुत कम देखने को आता है, कोई मंत्री है और उसके इस तरीके से शिकंजा कसा जाए। अब राकेश, दूसरी बात ये, सीएम पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार जो है आरोप लगाता रहा है, पिछले 1-2 महीने से लगातार देख रहे हैं, और सरकार की तरफ से जवाब ना आने को लेकर अब तो राजभवन ने भी फटकार लगा दी। देखिए, पूरा मामला कहा जा सकता है कि बड़ा ही भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आ रहा है और सबसे अहम बात देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से लीज जो बढ़ा किया गया खदान को लेकर के, और उसके बाद से विवाद शुरू हुआ था। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सवाल खड़े किए थे और इसके बाद से राजभवन में इसे संज्ञान लिया। उसके बाद से गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसकी जांच की बात की गई और कहा गया कि इसकी रिपोर्ट पूरी तरह से सामने रखी जाए। और इसके बाद से राजभवन से रिपोर्ट मांगने की कोशिश की गई थी, मुख्य सचिव को बुलाया गया था। इसमें जो देर हुई उसके बाद से फटकार लगाई गई है मुख्य सचिव को, लेकिन जिस तरीके से जो मामला अंदर आने से समझ में आया है और बातचीत के दौरान पता चला
चला है, उसमें ये पता चला है कि मुख्य सचिव ने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने भी जब ये मामला सामने आया था शुरुआती दौर में तो मना किया था, और अब जाकर चूंकि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनके द्वारा ही कहीं न कहीं इन सारी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी, तो उस समय अधिकारियों की एक नहीं चली, और कहीं न कहीं अब पूरा मामला मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कदम बढ़ाए थे उस पर संज्ञान लिया है राजभवन ने, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस मामले पे जांच भी हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से खादान का लीज आवंटित कराया गया वो कहीं न कहीं पूरी तरह से आपराधिक मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, और इस मामले को लेकर अब कहीं न कहीं राजनीति भी तेज है, राजभवन भी कहीं न कहीं इस बात कर रहा है, और गृह मंत्रालय की भी नजर इस पर बनी हुई है। राकेश, बड़ी अजीब सी बात है, 1-2 महीने से लगातार ये मामला उठ रहा है और सवाल भी किए जा रहे हैं, लेकिन चुप्पी क्यों साधी है सीएम ने? क्या वाकई में पूरी की पूरी दाल काली है? देखिए, सीएम ने जैसे ही मामला सामने आया था तो लीज को कहीं न कहीं रद्द करने के लिए उन्होंने अपील की थी और कहा था कि सरेंडर करना चाहते हैं, और सरेंडर की प्रक्रिया के तहत उन्होंने अपना सरेंडर किया। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री रहते इस पद पे रहते हुए और माइंस का जो डिपार्टमेंट है उन्हीं के पास है, तो ऐसे में उन्होंने किस तरीके से इतना बड़ा भ्रष्टाचार का काम किया है, क्योंकि ये प्रावधान नहीं है इस तरह का कि कोई आप संवैधानिक पद पे हैं और उसके दौरान उसी विभाग में मंत्री रहते हुए आप इस तरह का काम करें। तो ऐसे में सवाल बीजेपी के नेताओं ने जैसे ही खड़ा किया, पूरा मामला सुर्खियों में आया, और अब जाकर राजभवन और गृह मंत्रालय दोनों ही कहीं न कहीं इस दिशा में संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में इसकी जांच कराई जा सकती है। ये दाग अच्छे नहीं है राकेश, एक तरफ सीएम पर, दूसरी तरफ मंत्री पर। हम बात कर रहे हैं झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर प्रवर्तन निदेशालय की ईडी की शिकंजा कसने की। साहिबगंज के बरहवा में 2020 में हुए टेंडर विवाद को लेकर दर्ज एक केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर आलम के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इस मामले में बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत कई अन्य आरोपी, इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। झारखंड से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं। एक मंत्री, जी हां, एक मंत्री पर ईडी का शिकंजा कसा जाना बता रहा है कि किस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी का शिकंजा ये बताता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के लोग ही शामिल हैं। तो अब बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बता दें, मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत ये जांच शुरू की है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम। बरहवा में 2020 में हुए टेंडर विवाद का ये मामला है। और अब यूपी की खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी ने टीम 9 को दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी में बढ़ते कोरोना केस को लेकर आदेश दिए हैं। एनसीआर के जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। नोएडा में 70 और गाजिया में 11 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मरीजों के सैंपल जिनोमा सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम सीएमओ से संवाद कर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। तो टीम 9 जो बनाई गई है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। यूपी में कोरोना के 106 नए मामलों की पुष्टि हो गई है और टेंशन अब बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में यूपी में 37 मरीज रिकवर भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के कुल 507 एक्टिव केसेस है। 700 निजी टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज भी लग रहा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को बूस्टर डोज लगे और वो सुरक्षा कवच उन तक पहुंचे, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। संचारी रोग और दस्तक अभियान पर ध्यान दिया जाए। बरेली मंडल में मलेरिया पर फोकस रखें, इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। और अब गोरखपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी मुर्तजा अब्बासी आतंकी घोषित कर दिया गया है। अब एनआईए उससे पूरे मामले की जांच करेगी। मुर्तजा अब्बासी पर लगाया गया है यूएपीए केस। गोरखपुर से लखनऊ कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी है मुर्तजा। हमला किया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और लगातार कहा जा रहा था कि कनेक्शन आतंकवादियों से है, और अब आतंकवादी घोषित कर दिया है। मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए लगा हुआ है।
ये गोरखपुर से लखनऊ को ट्रांसफर किया जाएगा और एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं सिद्धार्थ सिंह, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अभी तो ये कहा जा रहा था कि मुर्तजा का आतंकियों से कनेक्शन है, लेकिन एक बड़ी खबर, खुद आरोपी मुर्तजा अब आतंकी घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल रजनी, अब कहीं ना कहीं यूपीए के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपीए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वाइज ने इसको 6 दिन पहले ही बता दिया था कि यूएपीए की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, कानून के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए कहीं ना कहीं अब इसके तार जुड़ चुके हैं। अब इस कानून में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संपत्ति तक कुर्क की जाती है। जो संपत्ति आपने बनाई है अवैध रूप से अर्जित की है, संपत्ति तक कुर्क की जाएगी। ताज़ा अपडेट ये है कि इसके माता पिता से भी अब एटीएस पूछताछ कर रही है। इसका एक नौकर जो 5 अप्रैल को जिसकी गिरफ्तारी की गई थी, उससे भी पूछताछ कर रही है। अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, माँ बाप से भी पूछताछ की जा रही है। जहां तक जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये चीज़ निकल के सामने आई कि माँ बाप भी इसमें पूरी तरीके से इसका सहयोग कर रहे थे। जी बिल्कुल, और अब इस पूरे मामले की एनआईए जांच करेगी। किस तरीके से आगे जांच होगी? देखिए अब हर चीज़ों की जांच होगी, पर दर पर हर चीज़ों की जांच होगी। अब जैसे सबसे पहली चीज़ इस चीज़ की जांच की जाएगी जो इसकी फंडिंग की गई, किसने किसको फंड किया, सीरिया में इसने जो फंडिंग की उसकी जांच की जाएगी। और एक लड़की जो जिससे ये मेल पे लगातार चैट करता था, उसको लगातार मेल करता था, उसकी जांच की जाएगी। उसको भी फंड इन दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया। इसके जो ट्रेवल एजेंट हैं, 2 ट्रेवल एजेंट थे, ये सऊदी गया, वहाँ उसकी जाँच की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अब दर पर दर चीज़ें एनआईए हर चीज़ की जाँच करेगी और अब सख्ती से पूछताछ की जाएगी। और जल्द ही आप देखेंगी इसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है और जो लोगों की गिरफ्तारी की गई है उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, कहीं ना कहीं इसमें अब विदेशी जो कनेक्शन है वो भी लगभग वो भी पिक्चर साफ हो चुकी है। जी बिल्कुल, और अब केस गोरखपुर से लखनऊ को ट्रांसफर किया गया है। अब क्या जो तमाम अधिकारी, तमाम जांच एजेंसियां होंगी सीधे लखनऊ से मुर्तजा से पूछताछ करेगी? जी बिल्कुल, अब और इसकी जो जांच की जाएगी, थोड़ी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ किया जाएगा। जैसे जो डोंगल पाए गए हैं, जो आईपी एड्रेस पाए गए, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, अभी काफ़ी चीज़ें कोड डिकोड की जा रही हैं। इसके पास कुछ किताबें पा गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी पाई गई हैं। इसके जो नवी मुंबई के घर से जो चीज़ें बरामद की गई हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके भी डिकोड करा रही है। और जो इसका डाटा था उसको भी कहीं ना कहीं, जो इसने डाटा यूज़ किया था उसको भी अब कहीं ना कहीं फिर से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें इसने क्या क्या चैट किए थे, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें होंगी रजनी। और कहीं ना कहीं अब काफ़ी चीज़ें खुलेंगी और पर दर पर हर चीज़ें खुलती जाएंगी। जी बिल्कुल, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और मुर्तजा को आतंकी घोषित कर दिया। शुक्रिया सिद्धार्थ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर प्रयागराज से, 5 लोगों की हत्या का ये मामला, जिसमें पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट राहुल तिवारी ने लिखा है। राहुल के शव के पास सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया है। ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। लगातार जब से ये मामला सामने आया है, सियासत भी शुरू हो गई थी और बार बार सवाल ये कि आखिर कौन है वो हत्यारा जिसने हत्या की है। लेकिन ये हत्या नहीं, आत्महत्या का मामला अब सामने आ रहा है। एक सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया है। ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। ये जो नोट मिला है राहुल तिवारी ने लिखा है, ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी इसकी जांच की जाएगी, फॉरेंसिक जांच के बाद साफ हो पाएगा कि ये हैंडराइटिंग क्या राहुल की है या नहीं। राहुल के शव के पास ही ये सुसाइड नोट मिला है। लगातार पुलिस तार पे तार जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि कोई कनेक्शन मिले। आखिर क्या वजह रही कि 5 लोगों की वहां पर बॉडी मिली, क्या कारण रहे इस हत्या या आत्महत्या के। और आखिरकार फिलहाल ये जानकारी कि सुसाइड का ये मामला है, सुसाइड नोट मिला है। राहुल के शव के पास सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया, यानी ये हत्या नहीं, आत्महत्या का मामला है। सवाल ये कि 5 लोगों की इस हत्या में क्या राहुल ने खुद ही लोगों की हत्या कर दी, अभी भी कुछ सवाल है जिसकी जांच होना बाकी है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।